शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपसे रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसे संस्कार और शिक्षा विरासत में मिली। मूलतः नरसिंहपुर जिले के गोंगावली नामक एक छोटे से गांव में रहने वाले संजीव मेहरा ने अपने मेहनत और माता पिता से पाए संस्कारों से आज सफलता का शिखर पाया है। पर्यावरणविद के रूप में पूरे प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव मेहरा जी, स्वागत है आपका हाल हलचल के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने मुझे पर्यावरण जन जागृति हेतु इस बहुत ही अद्भुत मंच पर मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये पर्यावरण जन जागरण में आपका प्रयास हमेशा अतुलनीय रहेगा। मेहरा जी, आपने 32 साल की आज आपकी नौकरी हो गई। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप इस उम्र के मुकाम तक पहुंच चुके हैं। 32 साल आपने नौकरी की और लगभग 17 जगह आपका स्थानांतरण हुआ। हमारे जो सोर्सेस हैं आपके संबंध में हमने जो जानकारी ली है, और मूलतः एक छोटे से गांव में आप गोंगावली एक छोटा सा गांव है, वहां से निकल के आप यहाँ तक आए। कैसा रहा आपका ये 32 सालों का सफ़र? मैं इस मामले में शासकीय सेवक होने के नाते शासन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कई स्थानों में सेवा करने का मौका प्रदान किया। उससे मुझे क्षेत्रवार समस्याओं को समझने का और उस समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने का मौका उपलब्ध हुआ। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवा में आना एक शासकीय सेवा के साथ साथ एक सामाजिक कार्य भी है, और मैं मानूंगा कि मेरा ये भाग्य है कि मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला, क्योंकि पर्यावरण का विषय जो है वो जनहित और जन स्वास्थ्य से और इस सृष्टि के अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये मेरे लिए शासकीय सेवा ही नहीं है, बल्कि मुझे एक अपने जीवन को सार्थक बनाने का और कुछ समाज के लिए सार्थक प्रयास करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आपने भोपाल से अपनी सेवा शुरू की थी और अखंडित जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था, पहले अलग है, पहले वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ पर आपने रायपुर और बस्तर में भी सेवाएं दी। और अभी देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं या कहें कि ज़िले हैं, चाहे उसमें इंदौर हो, ग्वालियर को छोड़कर सागर हो, चाहे गुना हो, चाहे रीवा हो, चाहे जबलपुर हो, लगभग ज़िलों में आपने अपनी सेवाएं दी। कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 6 महीने। तो आपने कई ज़िलों का अनुभव लिया होगा, वहाँ की संस्कृति देखी होगी। ज़मीनी स्तर पर आपने, क्योंकि आपका काम ज़मीनी स्तर पर जाकर करने का है, एक एक चीज़ को आप बारीकी से देखते हैं, तो अलग अलग ज़िलों में आपको क्या लगता है, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा यह अनुभव है कि मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर लोग पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक हैं। यहाँ का जो आदिवासी समाज है, जैसे मैंने बस्तर में पाया और शेड्यूल में पाया, यह जो यहाँ का जो आम नागरिक है वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसके संस्कार में ही है कि पेड़ कटाई के प्रति उसका विरोध है। और यहाँ की जो पद्धति है, जैसे हम लोग खान पान में जो करते हैं पत्तों का इस्तेमाल, ये मतलब संस्कार में ही है कि जैसे हम मूंगफली लेंगे या चना लेंगे तो पत्ते में ही दोना पत्तल का इस्तेमाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो पुरानी पद्धति है, विवाह की पद्धति, इसमें दोना पत्तल का इस्तेमाल होता था, उसमें वो पद्धति विरासत से प्राप्त हुई है। यहाँ की नदियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ की नदी जो नर्मदा नदी है हमारे शेड्यूल क्षेत्र में, ये क्षेत्र की जल गुणवत्ता हमेशा उच्च स्तर पर पाई गई है। नर्मदा नदी में मोस्टली जो है वो प्रदूषण से मुक्त है, और नर्मदा नदी में जो और नदियों में जो समस्याएं हैं और प्रदेशों की, उसकी अपेक्षा हमारा प्रदेश जो है और शेड्यूल अंचल जो है प्राकृतिक वन संपदा से, प्राकृतिक वृक्षों से आच्छादित है। दर्शक ये जानना चाहते थे कि आपने कई जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं, तो उन जिलों में अभी तक आपको कौन सा जिला अच्छा लगा, कौन से पर्यावरण जहाँ पर सबसे ज़्यादा संरक्षित करते हो लोग वहाँ के, और भिन्नता आपने पाई होगी? कोई बुंदेलखंड है, कोई महाकौशल है, ये विंध्य का क्षेत्र है, आपने बस्तर क्षेत्र में काम किया, वहाँ अलग कल्चर है, तो आपने भिन्नता देखी है, विभिन्न रीति रिवाज और विभिन्न भाषाई के लोगों से आप मुलाकात किए हैं, आपको अच्छा क्या लगा इन सब में से?
ये अपने जो कुछ ज़िले हैं जैसे बस्तर हुआ और आपका शहडोल हुआ, यहाँ नदियों को पूजा करने का जी, जी, जी। रिवाज है। तो नदी के प्रति लोगों का जो वो है, वो उनको माँ के समान मानते हैं। तो उसमें जो है, और जल जल को भी लोग, मतलब उसमें भी, जल में भी वरुण देव का वास जल जी, देव के जी। रूप में मानते हैं। तो एक जो निवासी हैं बेसिकली वो प्रदूषण करना नहीं चाहते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। जी, जी। नर्मदा नदी है, और भी नदियाँ हैं, जैसे संकनी डंकनी नदी थी, जगदलपुर में थी। तो वो, उनको देवी के रूप में पूजा बिल्कुल, जाता बिल्कुल। है। और वहाँ हमारा जो शहडोल संभाग है, ये तो प्रदेश का सबसे अच्छा आपका संभाग है। अच्छा। बस्तर भी था, वो भी पूरी तरह से प्रचुर वन संपदा से आच्छादित था। वहाँ की आबो हवा, यहाँ की आबो हवा बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जो है लोग जो है वो रहना चाहते हैं। एक जो बड़े शहरों का जो वो है, जो बड़े कल्चर। शहरों में अ, जो विकास और औद्योगिकरण के कारण जो पर्यावरण का स्तर है, उसकी अपेक्षा अपने शहडोल संभाग का स्तर बहुत अच्छा है। जी, जी। और यहाँ पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी है। शहडोल संभाग में करीब 2 दशक मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए। इस दौरान जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, ये करीब 2001 के आसपास का दशक रहा होगा, 2000 का दशक, और ये 2021 है। इस 20 सालों में हमने ये देखा है कि इस ओरिएंट पेपर मिल, कागज़ का कारखाना जो यहाँ पर है शहडोल ज़िले में, यहाँ से निकलने वाला जो गंदा पानी होता था, सोन नदी को प्रदूषित करता था। हमेशा से ये शिकायतें आती थी। आपके पहले भी कई अधिकारी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, स्थानीय तौर पे भी आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन इन बीते 3 सालों में जो आपने वहाँ पर सीवरेज प्लांट वगैरह और जो रिसाइकल वाले प्लांट, वहाँ पर पानी को, जो सोन नदी में गंदा पानी जाता था, वो अब देखा जाए तो लगभग शून्य की स्थिति में है। तो पहले भी ये हो सकता था। क्या आपने ऐसा क्या जादू किया? क्या उन पर दबाव डाला? क्या उनको धमकाया? क्या डराया? क्या उनको रास्ते दिखाए कि अब सब व्यवस्थित हो गया? कैसे किया आपने वो सब? लहलवानी जी, इसमें क्या है कि ये जो हमारा जो बोर्ड है, ये जो भी प्रयास हैं वो सम्मिलित प्रयास है। हमारे भोपाल मुख्यालय से लेके हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है और हमारे जो सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका एक सतत, ये पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और सभी के सम्मिलित प्रयास है। जिस सम्मिलित प्रयासों की वजह से आज सोन नदी जो है 2017 के बाद से इसकी जल गुणवत्ता जी, जी। जल गुणवत्ता का स्तर प्राय सामान्य पाया गया है। अभी हमारे बोर्ड मुख्यालय के अधिकारियों के प्रयास से, वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में, हाल ही में जून 2021 में 4 करोड़ लागत का कलर रिमूवल प्लांट कोरियन पेपर मिल ने स्थापित किया है, जो देश में पेपर इंडस्ट्री में पहला प्लांट है जिन्होंने जल को पूर्ण रूप से तृतीयक उपचार तक शुद्ध किया है। और जीरो डिस्चार्ज ओरिएंट पेपर मिल द्वारा जो है वो अपनाया जा रहा है, प्रतिकूल स्थितियों को छोड़कर। और उसके अलावा ओरिएंट पेपर मिल ने जुलाई 2020 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी स्थापना की है, जिसमें 1000 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता का एमबीबीआर टेक्नोलॉजी पर आधारित अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना इनके द्वारा पिछले साल में की गई है, जो पूर्ण रूप से संचालित है। तो इसमें जो है वो ये सम्मिलित प्रयास का ही एक उदाहरण है। जी, जी। मार्च 2020 में कोरोना देश में आया और लॉकडाउन हुआ। कोरोना काल से कोई भी, और उस संक्रमण से कोई भी अछूता नहीं रहा। हर परिवार, हर क्षेत्र उससे हो रहा। कोरोना काल में चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, कहीं न कहीं सबने अपनी सेवाएँ दी। उस समय देखा गया सतही तौर पर तो आपके विभाग का है, आपका उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसके रिजल्ट आए और कोरोना ज़रा कम हुआ, तो ये देखा गया कि शहडोल में खासकर जो कोरोना के जो अपशिष्ट निकलता था वहाँ पर अस्पतालों से और इन चीज़ों से, संक्रमण जो था, वो संक्रमण बिल्कुल शून्य था। क्या उस समय आप बैकग्राउंड में रह के, पर्दे के पीछे रह के आपकी टीम क्या कर रही थी उस समय? इसके नतीजे बाद में आए, उस समय तो कुछ नहीं दिख रहा था। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि शहडोल संभाग से जो कोरोना अपशिष्ट था, जो बहुत ही अत्यंत संक्रामक था और
विषैला था, उस अपशिष्ट के कारण किसी भी प्रकार का कोरोना का फैलाव नहीं हुआ। इसमें जो जो व्यवस्था थी वो ये थी कि एक पूरा बोर्ड का पूरा टीम वर्क था। इसमें ये व्यवस्था थी कि जो कोरोना अपशिष्ट निकलता था अस्पतालों से, उसको 48 घंटे में संग्रहित करके वो करते थे। उस संग्रहण कार्य का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का, कलेक्शन का, ट्रीटमेंट का, ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था थी। जीपीएस सिस्टम से सुसज्जित वाहन थे, जो वाहन उस वेस्ट के संग्रहण कार्य में संलग्न थे, उनमें जीपीएस सिस्टम था। जीपीएस सिस्टम को हमारे कार्यालय में जो रीजनल एनवायरनमेंट सर्विलेंस सेंटर है, उसमें उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग कर उसको देखते थे कि ये वाहन कहाँ पर है, इसने किस अस्पताल से उठाया, और बार कोडिंग से यह पता लगाया जाता था कि कितना वेस्ट उठाया गया। फिर जो ट्रीटमेंट सुविधा थी, जो कि बोर्ड के द्वारा प्राधिकृत संस्थान है इटौर में, उसमें अत्याधुनिक इंसिनरेटर, श्रेडर और ऑटोक्लेव स्थापित हैं, जो चार विभिन्न संक्रमण के हिसाब से 4 विभिन्न तरह के रंगों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट को बांटकर उन रंगों के हिसाब से उसके उपचार किया जाता रहा। तो उस उपचार की वजह से कोरोना अपशिष्ट का प्रभावी रूप से प्रबंधन और ट्रीटमेंट किया गया, और इसमें निरीक्षण दल बनाए गए। एक फ्लाइंग स्क्वाड टाइप के दल बनाए गए, जिन्होंने जा के अस्पतालों में जा के उस कार्य का निरीक्षण किया कि वेस्ट को जो है वो 4 अलग-अलग टाइप की नॉन क्लोरीनेटेड बैग में संग्रहित किया जाना सुनिश्चित किया गया। फिर उसका वेस्ट जनरेशन पॉइंट से वेस्ट का संग्रहण करके उसका ट्रांसपोर्टेशन करके ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक ले जाकर उसका उपचार सुनिश्चित कराया गया। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। सर, मूर्ति से जो प्रदूषण होते हैं, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति या गणेश प्रतिमा, भी गणेश चतुर्थी का चल रहा है, इसके पहले भी आप लोगों ने आयोजन किए कि जगह जगह जागरूकता शिविर लगाया गया, स्कूलों में और भी संस्थानों में जाकर बताया गया। क्या मूलतः इससे प्रदूषण होता है, नदियाँ कैसे प्रदूषित होती हैं, और विभाग क्या क्या उसके लिए कार्यक्रम कर रहा है? इसमें मूर्ति में जो प्लास्टिक का पेरिस का इस्तेमाल होता है, वो जल में घुलनशील नहीं है, और जो उसमें जो मूर्तियों के जो श्रृंगार में और जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं, जी। वो एक बार मूर्ति विसर्जन जल स्रोतों में किए जाने पर काफ़ी लंबे समय तक उनके स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। जैसे जंगली जंतु वगैरह अगर उनका सेवन करते हैं तो वो उनके जीवन के अस्तित्व के लिए हानिकारक होता है। तो इसके प्रभावी विकल्प उपलब्ध है। हमने स्कूल जा के बच्चों को और स्थानीय निवासियों को यह मतलब समझाया है कि किस प्रकार मिट्टी की भी मूर्ति बनाया संभव है, और इसमें ऐसे कई कलर हैं जो प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल होने से जल प्रदूषण नहीं होता है। जो पुराने समय में जो मूर्तियाँ बनाते थे उसमें केमिकल रंगों का इस्तेमाल करने के कारण केमिकल जो है वो जल में शीघ्रता से अपघटित नहीं होते थे, डिग्रेड नहीं होते थे, तो जल प्रदूषण का कारक बनते थे। तो अब जो है वो विसर्जन स्थल पर स्थानीय नगरीय निकायों के सहयोग से विसर्जन कुंड बनाए जाते हैं। उन विसर्जन कुंड में मूर्तियों का विसर्जन होता है। नदियों और तालाबों में ना विसर्जन करके उन विसर्जन कुंड जो अलग से उस स्पेशल विसर्जन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उससे जो प्रदूषण का जो फैलाव था उस फैलाव को रोका जाता है, एक जगह पे केंद्रित किया जाता है, सीमित आपके किया जाता है। उससे जो नदी हैं, तालाब हैं, वो प्रदूषण से मुक्त होते हैं। इसमें कई स्कूलों में जैसे रघुराज स्कूल, ज्ञानोदय स्कूल,
सेंट्रल एकेडमी, सरस्वती शिशु मंदिर, इनमें और नेहरू विद्यालय, फिर अपना ठाकुर रणजीत सिंह विद्यालय जी। इत्यादि शैक्षणिक लगातार ये संस्थाओं चल में रहा है। लगातार पिछले ये 2-3 काम सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी जागरूकता लाई जा रही है। लगातार। प्रतियोगिताएं किया जाती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्र बनाओ प्रतियोगिता, ऐसे जी। कई आयोजन होते रहे। जी। इससे जागरूकता भी आई है, लोगों ने उन मूर्तियों को अब लोग घर में भी बनाने लगे हैं मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ बच्चे प्रेरित होकर घरों में बनाने लगे हैं। उससे कहीं न कहीं तो उसका ज़मीनी स्तर पे असर दिख रहा है। सर, ये वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदेश स्तर पर जब इसके अभी रिजल्ट आए थे पिछले माहों में, तो आप ही की मेहनत या आपके विभाग की मेहनत, सरकार की जागरूकता, सरकार की मंशा पूरी हो रही है। तो टॉप 6 में शेड्यूल जोन के 4 जिले जो है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी, ये चारों जिले टॉप 6 में आए थे। लोग आमतौर पर वायु प्रदूषण या ये जो सूचकांक क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। क्या है ये, कहाँ दिक्कतें होनी चाहिए? आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में लोग उसका कैसे पालन करें तो ये दिक्कतें भविष्य में ना हों? एक्चुअली हमारे जितनी भी हमारे बोर्ड द्वारा यह शुरू से ही ध्यान रखा गया है हमारे ऑफिस के द्वारा कि नदी के किनारे उद्योग को, जो स्थापित होने वाले उद्योग को नदी से दूर स्थापित आपका किया जाए, बिल्कुल। और उनमें जो है वो प्रभावी उपचार की व्यवस्था स्थापित कराई जाए। उस वजह से ये हुआ कि नर्मदा नदी के किनारे एक भी हमारे क्षेत्र के अंतर्गत एक भी उद्योग स्थापित नहीं। और जो वायु प्रदूषक, जो मुख्य प्रदूषक है, उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, पार्टिकुलेट मैटर है, PM10 है, PM2.5 है, इनके मापन के लिए अभी जो है वो 3 स्थानों पर सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मापक यंत्र लगाए गए हैं। एक अनूपपुर जिला कार्यालय के प्रवेश द्वार पर है, एक हमारे कार्यालय में है, और एक उमरिया और शहडोल जो राजमार्ग है उस पर नौरजाबाद के पास है, मेन रोड पे लगाया गया है। इसके परिणाम जो है वो ऑनलाइन के रूप में पब्लिक डोमाइन में उपलब्ध है। कोई भी आदमी कंप्यूटर में बैठ के, मोबाइल में बैठ के इन मानकों, इन परिणामों का अवलोकन कर सकता है। ये जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, ये बताता है कि आपके जो परिवेश की वायु है, जो आपके आसपास की वायु है, वो कितनी साफ है। जी। कल मैं यहाँ गया था, मैं राजेंद्र, ये बघवार कॉलोनी के पास था। वहाँ पर शाम को 4 बजे जो सतत वायु परिवेशी वायु गुणवत्ता मापक यंत्र था, उसमें धूल की सांद्रता नील थी 4 बजे के आसपास। PM10 और PM2.5 जो है जी। वो जिनका जो है माइक्रोग्राम में जिनका वो होता है, मापन होता है, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में कितने माइक्रोग्राम है। जी। तो वो कल नील थी। मतलब इतनी अच्छी हमारे शहडोल संभाग की वायु गुणवत्ता का स्तर है। सर, ये खैराहा, राजेंद्रा और जहाँ की आपने बात की, ये सुहागपुर एरिया, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सुहागपुर एरिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रिसाइकल प्लांट भी लगाए हैं, जो पानी वहाँ से पहले निकलता था माइंसों से, उसको रिसाइकल करने के प्लांट अभी आप ही के कार्यकाल में लगे हैं। और 50-50 लाख के मिस्ट गन वहाँ पर आपके निर्देशन में वहाँ पर कोल प्रबंधन ने लगाए हैं। खाली सुहागपुर एरिया नहीं, चोहला की बात करें या जमुना कोतमा की बात करें, हसदेव एरिया की बात करें, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के इन चारों एरिया में काफ़ी सुधार आया है। चाहे ध्वनि प्रदूषण की बात हो, चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, जल प्रदूषण की बात हो, तो क्या क्या प्रयास किए गए और क्या उनके नतीजे सामने आ रहे हैं? इसमें जो कोल खदानें थी, जो माइनें थी, उनसे जो प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जो कुछ तकनीकी में जो उन्नयन हुआ है, पहले इनमें जो डस्ट प्रदूषण नियंत्रण होने के लिए जो पुरानी पद्धति थी, टैंकर से छिड़काव, जी। उस पद्धति के स्थान में जो अभी जो आधुनिक पद्धति आई है कि प्रेशराइज्ड मिस्ट गन से प्रदूषण नियंत्रण, वो बहुत कारगर है। क्योंकि वो टैंकर से जब डस्ट प्रदूषण होता था, उसमें पानी जो है वो हर जगह नहीं पहुंच पाता था, वायु के हर जगह में नहीं पहुंच पाता था। अब ये जो नई मिस्ट गन है, ये 360 डिग्री पर चारों ओर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल,
ये पानी को महीन कण में बदल कर पूरी वायु में मतलब फैल कर उसमें जो भी डस्ट कण उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, उसको अरेस्ट करके हटा देती। तो ये पद्धति जो है मिस्ट गन की पद्धति है, प्रेशराइज्ड मिस्ट गन माउंटेड ऑन मोबाइल टैंकर। इसके 4 जो है 48 लाख की 4 मशीन हर कोल एरिया में लगाएगी। एक सोहागपुर एरिया में, एक जमुना कोतमा एरिया में, एक जोहला एरिया में, एक हसदेव एरिया में। और अभी और 5 मिस्ट गन के ऑर्डर हुए हैं जो बहुत ही जल्दी 3 उसमें आने वाली हैं सोहागपुर एरिया में और 2 आने वाली हैं जमुना कोतमा एरिया में। वो हमें उम्मीद है कि 3-4 महीने में और हमारे पास 5 और मशीन आ जाएंगी। इवन हमने देखा होगा कि कोरोना काल में भी इन्हीं मशीनों का सहारा लेके प्रशासन द्वारा जो वायु को काम किया गया था वो इन्हीं मशीनों का सहारा लेके दवाइयों का सैनिटाइज जो किया जा रहा था इन्हीं आपको मशीनों के द्वारा किया जा रहा था। तो ये अत्याधुनिक जो पद्धति आई है उस वजह से भी हुए हैं। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में जो ये प्रयास है हमारे आने वाले समय में, जो पहले भूमिगत माइन थी उसमें माइनिंग की पद्धति जो थी वो परंपरागत पद्धति थी। उसमें जब कोयला की जब होती थी, कोयला को निकालते थे तो उसमें जल छिड़काव की व्यवस्था जो थी वो परंपरागत थी। अभी जो कंटिन्यूस माइनर सिस्टम आया है उसमें 500 मीटर नीचे जाके कोयला की, जहाँ पर भूमिगत खदानों में कोयला की जो होती है खुदाई, उसमें उस मशीनों में पानी की जेट मार के, पानी के जेट से स्प्रे करके डस्ट को अरेस्ट करके डस्ट कलेक्टर के द्वारा उसको डस्ट को पूरी तरह से उसी जगह पर अरेस्ट किया आपका जाता है। तो ये आधुनिक मशीन हमारे यहाँ 2 जगह स्थापित है, यहाँ सोहागपुर एरिया में 2 जगह पर, बगवार में और खैरा में, और यहाँ पर एक जगह पर स्थापित है अपना इसमें विंध्या माइन में जी, और 2 जगह पर हसदेव एरिया में स्थापित है। ये सभी भूमिगत खदानों में नहीं है। कुछ भूमिगत खदान जैसे यहाँ की दामनी है, उनमें अभी भी पुरानी पद्धति है, दामनी है और राजेंद्रा में। और यहाँ भी जो अपनी जो उमरिया क्षेत्र की कुछ खदानें हैं जिनमें पुरानी पद्धति चल रही है, जैसे पिपरिया खदान, उमरिया खदान, नौरजाबाद खदान, पाली खदान, इनमें अभी वो खुदाई की पुरानी पद्धति है। तो जहाँ भी कंटिन्यूस माइनर मशीन डिप्लॉयड हुई है वहाँ पर सोर्स पे ही प्रदूषण को नियंत्रण किया गया है। और ये प्रयास है कि आने वाले जितने भी भूमिगत खदान हो उनमें ये कंटिन्यूस माइनर मशीन आपकी लगाई जाए। 75 करोड़ की मशीन आपकी आती है। एक मशीन इसमें 5 होती हैं, यूनिट होती हैं, फ्लेचर बोल्टर, कंटिन्यूस माइनर, शटल कार जी। और ये सब मशीन होती हैं। ये जो है मशीनें विदेशों के द्वारा निर्मित होकर यहाँ आयातित होती हैं। ब्रिटेन, कुछ पार्ट ब्रिटेन के होते हैं, कुछ USA के होते हैं, कुछ रशिया के आपके मतलब होते हैं। अभी एक नई माइन अल्ट्राटेक की जो माइन आ रही है उसमें ये भूमिगत माइन में इस तरह के 2 मशीन मंगाई गई हैं। 75 करोड़ की 2 मशीन मंगाई गई, 150 करोड़ की 2 मशीन आई, जिसमें अत्याधुनिक पद्धति से ही खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित है और मशीन ऑलरेडी आ गई हैं और उनका ट्रायल रन चल रहा है। तो सर, आपका विभाग और शासन जो है तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पॉलीथीन का उपयोग होता है और इस पर पाबंदी लगाता है कि तो आपके हिसाब से लगभग लोगों को ये नहीं मालूम होती, जब वो बाज़ार में सामान लेने जाते हैं तो वो दुकानदार से ये नहीं कह पाते कि पॉलीथीन जो है कितने माइग्राम की है या क्या आपका फार्मूला रहता है। तो उसके लिए कुछ बताएंगे दर्शकों को कि जिससे उनकी पिक्चर क्लियर हो कि हमें कौन सी पन्नी का यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उससे क्या दुरुपयोग होता है। तो इससे लोगों में आपके विभाग के द्वारा लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप बताएं कि किसका उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश में जो जैव अनायज नियम बनाया गया है उसमें पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है MP में। और एक केंद्रीय अधिनियम है प्लास्टिक प्रबंधन नियम जो 2016 वाला है, उसमें जो है वो 40 माइक्रोन की जो पन्नियाँ हैं उससे कम साइज़ की पन्नियाँ जो है वो प्रतिबंधित हैं। और इसमें हमारे शहडोल संभाग में एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें पॉलीथीन का उत्पादन किया जा रहा है। हमने पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया है कि शहडोल संभाग में और डिंडोरी जिले, चारों जिले में एक भी यूनिट नहीं है जिसमें पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। और इसमें क्या है कि हमारा जो है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का जो उत्पादन में हमारे बोर्ड का कार्य दायित्व है, लेकिन जो पॉलीथीन का जो बिक्री है और उपयोग है
उसमें स्थानीय निकायों का कार्यदायित्व है। प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 में हर विभाग की, हर कार्यालय की अधिकार और उनके कार्य क्षेत्र पूर्ण स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। तो जो पॉलीथीन की बिक्री है और पॉलीथीन का उपयोग और पॉलीथीन का परिवहन का जो कार्यदायित्व है वो स्थानीय निकायों का है। तो हमारे द्वारा स्थानीय निकायों से संपर्क करके उनको प्रोत्साहित करके उनको हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप जो है पॉलीथीन की जब्ती की कार्रवाई करें और पर्यावरण मतलब पॉलीथीन के उपयोग के लिए दुकानदारों को और जन सामान्य को जागरूक करें। अभी हमारे द्वारा हाल ही में पिछले 10 दिनों के अंदर नगर परिषद नौरजाबाद और नगर परिषद पाली के स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित कर प्रेरित करके छापामार कार्रवाई की गई है। हज़ारों रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और काफ़ी क्विंटल के भाव से पॉलीथीन जब्त भी की गई है। एक बार बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई शहडोल में भी हुई थी और एक बार इसमें हुई थी, अपने व्यवहारी में हुई थी, जहाँ टनों के भाव से पॉलीथीन जब्त हुई थी। और उमरिया में भी जो कार्रवाई हुई थी वो तो बहुत जबरदस्त कार्रवाई। जी। पर्यावरण जन जागरण के लिए इस समय देखा जाता है कि जो शहर या संभाग के प्रमुख स्थान है, चाहे कोलफील्ड का एरिया हो, चाहे ओरिएंट पेपर मिल हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो, लगभग स्थानों पर बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, कई चीज़ें। ये जो है हमने क्या है कि स्कूली बच्चों में और आम नागरिकों में पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने के उद्देश्य से CSR के तहत हमने संभाग के जितने भी प्रमुख स्थान हैं, जैसे उमरिया, अनूपपुर, चचाई, चटुआ, व्यवहारी, फिर अपना अमलाई, बुढ़ाड़, नौरजाबाद, पाली और ये अपना ये एरिया है पाली विरसिंहपुर का आपका एरिया। इसमें प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में और आम जनता के उपयोग के जो मार्ग हैं उसमें हमने स्थायी प्रकृति के ये आयरन माउंटेड बोर्ड लगाए हैं, जिनमें सहज रूप से समझ में आने वाले सरल भाषा में पर्यावरण के संबंधी स्लोगन हिंदी और अंग्रेजी में लगाए हैं, जिनको पढ़कर आम जनता में, स्कूली छात्र छात्राओं में, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जन जागरण का प्रसार होता है। और अभी जो इस प्रचार प्रसार के कारण आपने देखा होगा कि पूरे साल भर वृक्षारोपण का एक जो आंदोलन है, जो अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, ये वृक्षारोपण का कार्य सतत पूरे वर्ष भर स्टार्ट रहता है। यहाँ आपको जान के आश्चर्य हो, आप देखिए ये अपना जो शहडोल का जो वो है शमशान घाट है और ये जो बुढ़ाड़ का शमशान घाट है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये शमशान घाट है, आपको लगेगा कि आप किसी पार्क में आए। बिल्कुल सही बात। आपने बुढ़ाड़ का भी देखा होगा और यहाँ का शहडोल का देखा होगा। ये स्थिति कई जगह नहीं है जो अपने यहाँ पर है। ये स्थिति जो है जागरूकता भाई, और पहले से यहाँ का जो आम जो नागरिक हैं वो इसके लिए पहले से ही सजग है, जागरूक है। हमने आपके कार्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, बिना किसी बजट के, शासकीय बजट के, और आपने उस पूरे कार्यालय को जो पुरानी चीज़ें थी, जो किसी काम की नहीं थी या कबाड़ थी, उनका उपयोग करके एक शानदार पार्क बनाया हुआ है और बाकी चीज़ें वहाँ पर आपने पूरे विभाग के साथ कर्मचारियों को उसमें लगा के रखा है जो अपना समय देते हैं वहाँ पर। तो ये जो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, पुराने आपके टायर्स होते हैं, इनको जलाने से तो एक तरह से वायु प्रदूषण होता है। उसको रोकने के लिए हर आदमी जो है वो टायर्स को गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, और उन टायर को अगर आप कलर करेंगे, पेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आता है। और टायर का इस्तेमाल करने में एक और चीज़ ये है कि टायर जो होता है, जैसे मिट्टी का गमला है आपका,
आपने उसको उठाया तो उसके टूटने की संभावना मतलब होती है। टायर एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको उठा के एक जगह दूसरे जगह रखेंगे तो उसके टूटने की संभावना नहीं आपकी रहती। जी, जी। और इसी प्रकार जो पुराने जो ड्रम मतलब होते हैं, जो वेस्ट ड्रम मतलब होते हैं, जो कबाड़ के मतलब होते हैं, उनको जो है आप चेयर के रूप में और बैठने के स्टूल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हमने डेमो के रूप में आपका जी, रखा जी, हुआ है। हाँ। हमने बीच में ये जो मूर्तियों से जो प्रदूषण होता है उसको हमने उसके संबंध में जन जागरूकता करने के लिए हमने कार्यालय में ही विसर्जन कुंड बना के हमारे अच्छा, ऑफिस जी, में जी। जो डेमो बनाया। गणेश जी की मूर्ति रखी थी उसका वहाँ पर हमने आपका विसर्जन आपका मतलब जी। किया और वो काफ़ी मतलब सफलतापूर्वक किया हमने। और उसके अलावा जो है हमने जो उसके अलावा जो है वो जो हमारा प्रयास ये है कि जो कई ऐसे पौधे हैं जो कि जिनमें मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है, जैसे अपना ये हुआ कि पेल्टाफास हुआ आपका और पेल्टाफास हुआ और कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिखते हरे हैं बट उनमें ना फल आते हैं ना फूल आते हैं और ना ही कोई जीव जंतु वगैरह उनमें आके बैठते हैं। जी, जी। तो हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक फलदार पौधे जो स्थानीय प्रजाति के हैं जिनके लगाने से पक्षियों को एक आवास प्राप्त हो और आम नागरिक को उनकी छाया प्राप्त हो और फल प्राप्त हो। क्योंकि फलदार वृक्ष बनाने का फ़ायदा ये भी है कि एक पेड़ लगाने से जो पक्षी उसको खाएंगे वो एक पेड़ के करेंगे 10 पेड़ करेंगे, जो उसका जी, वो जी, जी। होता है जो हाँ। साइकिल मतलब होता है वो ज़बरदस्त होता है। और कुछ ऐसे पौधे लगाने से जो दिखते केवल हरे हैं जिनमें सुगंध भी नहीं आती है, ना फल आते हैं ना फूल आते हैं, उनसे आपको आँखों को एक आभासी भ्रम तो होता है हरियाली का, बिल्कुल, बट बिल्कुल। उनका जो रीग्रोथ है पैटर्न है, जो रीजनरेशन पैटर्न बड़ा कम मतलब होता है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि ऐसे स्थानीय प्रजाति के फलदार पौधे जामुन, नीम, आम, बिही, सीताफल के लगाए जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। लगाए। सर, पर्यावरण के तो आप काफ़ी नज़दीक हैं, आपका अभी तक का कार्यकाल है और जो शहडोल में 3 साल का लगभग लोगों ने कार्यकाल देखा। जी। लेकिन स्थानीय लोगों का या फिर जो यहाँ आपसे मिलने आते हैं, उन लोग की एक बात रहती है कि साहब कभी मिलते नहीं हैं, साहब थोड़े से अलग विचार के हैं, कुछ का कहना है कि साहब थोड़े संकी से हैं, उनका मन करता है तो बात करते हैं, मन करता है तो नहीं बात करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ दूसरे कार्यालय में लोग शाम को 5 या 6 बजे घड़ी देखते हैं कार्यालयीन समय खत्म होने का, तो आप 10-10, 11-12 बजे तक काम करते हैं। लोगों की ऐसी शिकायत के पीछे क्या आपको लगता है? पर्यावरण से इतना आप ज़्यादा जुड़ गए हैं, पूरा समय उसमें देते हैं, तो लोगों के लिए समय ही नहीं बचता। क्या कारण है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि कोई कोई जो भी व्यक्ति पर्यावरण की समस्या के लिए मिलता है उसके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित रहता हूँ। जी, उसकी जी। समस्या को समाधान करने के आपके लिए पर्यावरण की अगर कुछ समस्या तो मैं 24 आवर आपको उपलब्ध हूँ। और ये जो है जैसे कुछ मतलब अगर मुझे जैसे अभी क्या है जैसे दिन में जैसे वीसी वगैरह रही है चल रही है तो उसमें क्या रहता है कि मेरा मिलना नहीं हो पाता। विभागीय कार्य भी बहुत जिम्मेदारियाँ रहती विभागीय हैं। कार्य रहते हैं, विधानसभा भी रहती है, कभी कोर्ट के मैटर मतलब होते जी, हैं। जी। उस समय हमारे जो जिला के प्रभारी लोग हैं, प्रभारी जो हैं उनसे मतलब उनसे मैं बोलता हूँ कि आप मिलके कर लें समस्या का समाधान, और उनसे समस्या ना हो तो मैं हमेशा आपका उपलब्ध हूँ। पर्यावरण की कोई अगर समस्या है जी, उसके समाधान के ना लिए तो मैं उसमें हमेशा 24 आवर में रात दिन में आपका उपलब्ध हूँ। और उसके अलावा अगर कुछ और भी अगर कुछ इश्यूज हों जो मेरे शासकीय कार्य से संबंधित जी, नहीं जी, हैं तो उसके लिए फिर मैं हाथ जोड़ना और माफ़ी मांगना ही उचित समझता हूँ। क्योंकि क्या है कि काम में जाता हूँ कि ज़्यादा मेरा समय जो है वो पर्यावरण के लिए और शासकीय कार्य में ही बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये थे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव मेहरा जी। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। मैं लालवानी जी, मैं आपके हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने पर्यावरण में जन जागरण और जन जागरूकता विकसित करने के लिए मुझे आपने यहाँ आमंत्रित मतलब आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और हमें समय दिया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि
मुझे और पर्यावरण संरक्षण में कार्य करने के लिए शहडोल संभाग के सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। और मैं बिल्कुल आपको निश्चित ही मतलब आपका बोलूँगा कि पर्यावरण की कोई भी समस्या की जहाँ तक बात है, जो समस्या हमारे कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में है और कार्यालय के कार्य क्षेत्र में है और हमारी सीमाओं के आपके अंतर्गत है, उसके लिए मैं उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा 24 आवर आपका उपलब्ध हूँ। धन्यवाद मेहरा जी।